हाँ, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। आई होप यहाँ क्लियर होगा, वीडियो तो क्लियर है। हाँ, अब देखो डिमांड जब भी पढ़ेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि डिमांड को सप्लाई के साथ ही पढ़ना है। डिमांड का ही भाई है सप्लाई। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई जब तक इक्वल है, डिमांड भी है 100 के जी प्याज की मार्केट में और 100 के जी खेत से आ भी रहा है मार्केट में, तो जितना आ रहा है उतना ही सब डिमांड करे, तो डिमांड सप्लाई बराबर है। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। लेकिन जैसे ही डिमांड कम या ज़्यादा होगा, ये सप्लाई कम या ज़्यादा होगा, तो इक्वेशन तो बिगड़ेगा ना। 100 था, अब ये 120 हो जाए, चाहे ये 100 ही रहे, ये 80 हो जाए, या ये 120 हो जाए, दोनों में से कुछ भी होगा तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो इक्वेशन बदलता है। तो उसी में इसमें पढ़ना, हमें सप्लाई वाले में नहीं पढ़ना। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड पढ़ना है। एक्सेस मतलब ज़्यादा, डेफिशिएंट मतलब कम। लेकिन ये कम और ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये सप्लाई को देख के ही मुझे पता चलेगा। इसलिए सप्लाई को हमेशा दिमाग में रखना है। अब एक्सेस डिमांड का क्या मतलब है कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो। अब डिमांड कब ज़्यादा होगा? जब मार्केट में सप्लाई कम आएगा। क्योंकि अगर मार्केट में प्याज आए ही जा रहा है और डिमांड, मेरे को 100 के जी प्याज चाहिए, 100 के जी प्याज चाहिए, और मार्केट में 100 क्या है, 150, 200 के जी, 300 के जी प्याज आया जा रहा है, तो कभी कहूँगा कि इसका डिमांड बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। या फिर बढ़ भी रहा है तो पूरी उसकी सप्लाई तो मिल ही रहा है ना, एक्सेस डिमांड नहीं कहलाएगा। लेकिन यह है कि डिमांड 100 से 150 हो गया, 150 से 200 के जी का डिमांड होने लग गया और सप्लाई अभी भी 100 के जी पे ही अटका है। तो पहले तो 100 दोनों बराबर थे तो इक्विलिब्रियम थे, लेकिन अब डिमांड बढ़ गया है 150, 200, 300 और सप्लाई अभी भी 100 के जी ही आ रहा है मार्केट में, तो ये एक्सेस डिमांड हो गया। डेफिशिएंट डिमांड कब? जब डिमांड उतना ही रहेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। मतलब डिमांड मेरा 100 के जी का ही है ना, लेकिन सप्लाई 100 से 200 हो गया या 150 हो गया या 300 हो गया। तो अब मार्केट में जहाँ देखो इधर उधर जहाँ तहाँ हर जगह आलू प्याज मिल रहा है, लेकिन लेने वाला उतना कोई है ही नहीं, उसकी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, तो ये हो गया डेफिशिएंट डिमांड। तो ऐसे समझो कि जब डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम रहा है, इन्वर्स रिलेशन होगा तभी एक्सेस या फिर डेफिशिएंट आएगा। अब जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम तो ये एक्सेस डिमांड, और डिमांड उतना ही है और सप्लाई ज़्यादा हो गया, या फिर डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, तो डेफिशिएंट डिमांड। तो सिंपल है। और ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैक्रो पढ़ रहे हैं। 12th इज ऑल अबाउट मैक्रो, मतलब एग्रीगेट लेवल पे। आई होप एग्रीगेट समझ रहे हो, मतलब ऑन ए होल पूरी इकोनॉमी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिमांड को हम ए लगा के बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई। मतलब डिमांड ही एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीगेट लेवल पर पढ़ रहे हैं ना, पूरे इकोनॉमी को एक एक यूनिट समझ के पढ़ रहे हैं, तो डिमांड को ही एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो एक्सेस डिमांड कब? व्हेन एडी इज मोर देन, जिधर खुला है वो बड़ा होता है, तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है बंद वाली साइड, तो व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, इट्स एक्सेस डिमांड। अब इट गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये पॉइंट भी याद रखना है, ये भी रटने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन तो आएगा ना, जिसको इन्फ्लेशनरी गैप कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर अब आलू प्याज वाला एग्जाम्पल याद करो, मार्केट में 100 के जी प्याज है, लेकिन सबको चाहिए 200 के जी प्याज खरीदने वाले बहुत लोग आ रहे हैं, तभी तो ये लोग जो है प्राइस बढ़ाते हैं, और वो ऑब्वियस भी है, तभी प्राइस बढ़ेगा, तभी तो ज़रूरतमंद लोग ज़्यादा लेंगे, जिसको ज़रूरत होगा वो ज़्यादा प्राइस में भी लेगा। लेकिन कभी कभी मनमानी भी करते हैं। हाँ, तो 100 के जी प्याज है, लेकिन मार्केट में सबको 200 के जी चाहिए, तो ये क्या करेंगे कि पहले जो प्याज का केजी 50 रुपये के जी था, अब इसको कर देंगे 100 रुपये के जी, और 100 रुपये के जी भी बिकेगा, क्योंकि खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और बिकने वाला कम, तो खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो 100 पे भी खरीदेंगे। इसको मैं 150 रुपये के जी खरीदूंगा, फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि खरीदने वाले लोग बहुत हैं। तो ये इन्फ्लेशन कर रहा है ना, प्राइस बढ़ रहा है ना। इसलिए देखो, जब भी आलू टमाटर प्याज के प्राइस बढ़ते हैं, वो इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। कभी कुछ मान लो डिजास्टर आ गया, कुछ खेती में खराबी हो गया, या फिर उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो इस बार प्याज या फिर टमाटर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हुआ और मार्केट में कम आया है, खाने वाले उतने ही लोग हैं, इनफैक्ट बढ़ रहे हैं। तो अगर वो बढ़ रहे हैं और सप्लाई आया ही नहीं, तो फिर प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ ही रही है लेकिन इस बार सप्लाई नहीं आ पाई उतना। तो ये इससे इन्फ्लेशनरी गैप आता है। इसका डायग्राम क्या है, सिंपल मैं बताऊंगा। अपने को किसका बनाना है? एडी का डायग्राम नहीं बनाना। अच्छा, एडी का भी डायग्राम मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। वैसे आई होप, मैं तो 5 सेकंड बनाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी 5 सेकंड बनाओ। देखो बता, एडी क्या है, फॉर्मूला सीधे याद करना है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो इस वाले पे तो एडी रखूंगा, यहाँ तो इनकम मेरा छोड़ता ही नहीं है, ये एक्स एक्सेस इनकम। सी प्लस आई है ना, पहले तो सी बना दूंगा, सी 0 से स्टार्ट नहीं होता, ऊपर से होता है। आई होता है इन्वेस्टमेंट, और ये वो रहता है कांस्टेंट रहता है 20 20 20 20 20।
BC था ना, हाँ, तो इसको सीधे रखूँगा। ये तो हो गया C, ये हो गया I, लेकिन मेरे को AD बनाना है C प्लस I। तो I जब हर जगह कांस्टेंट है तो इसको भी हर जगह कांस्टेंट रह के इसको एक हल्का ऊपर एक और लाइन बना दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा प्लस I। मतलब ये जो गैप दिख रही है ना, ये I का इंक्रीज दिखा रहा है और इसको बोल दूंगा AD, दैट इज C प्लस I। बन गया। अच्छा, ये तो मैंने रिवीजन करा दिया। यहाँ क्या बनाना है, यहाँ एक्सेस डिमांड का ग्राफ बनाना है। मतलब डिमांड मेरे को ज़्यादा दिखाना है, तो डिमांड ज़्यादा दिखाने के लिए क्या है फॉर्मूला, AD AS से ज़्यादा होना चाहिए। तो AD भी बनाओ, AS भी बनाओ। AD बनाने के लिए तो AD क्या है, C प्लस I। तो C तो मैंने ये बना दिया, और I मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, यहाँ ये जो लाइन थी I ये रहा, C मेरा ये रहा, और ये लाइन है AD, जिसमें ये जो इंक्रीज दिख रही है I की इंक्रीज है। तो ये जो लाइन मैं मानूंगा ना, ये लाइन यही मानूंगा कि ये I के इंक्रीज होने के बाद ही बना है। मतलब ये लाइन ये वाला है, ना कि ये वाला। तो मैं यहाँ पे I नहीं बनाऊंगा, सीधे सिर्फ C ही बनाऊंगा और इसी को AD बोल दूंगा, मतलब ये वाली लाइन। आई होप समझ रहे हो। समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ रहे हो तो समझ लो कि यहाँ पे AD में सिर्फ मुझे ये C ही बनाना है। मतलब ये AD का यही लाइन है जो फाइनल प्रोडक्ट है। AD में मेरा फाइनल लाइन तो ये है ना, ये तो C और I है और दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये हल्का सा इंक्रीज वाला लाइन जो दिखाई ये फाइनल AD का लाइन है ना, तो ये AD बना दिया। और AS क्या है, AS तो 45 डिग्री लाइन होता है। 45 वाई AS इज अ 45 डिग्री लाइन, क्वेश्चन आता है ये, इसका आंसर मेरे को करना। ठीक है, हाँ, तो ये मेरा बन गया AD और AS 45 डिग्री लाइन है। तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ क्या है, ये तो मेरा AD इक्वल टू AS वाला पॉइंट हो गया ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन ये दे दिया मैंने, एक लाइन ये दिया। हाँ, ये पॉइंट तो है मेरा इक्विलिब्रियम, लेकिन मेरे को दिखाना है एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड दिखाना ना, तो हल्का सा मैं इस लाइन को ऊपर खींच दूंगा, मतलब डॉटेड से करूंगा इसको, और ये दिखा दूंगा ये है मेरा एक्सेस डिमांड। मतलब ये है एक्सेस डिमांड का लाइन, और ये जो गैप है ये कौन सा गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप। मैंने डायग्राम बना रखा है। तो पहले ये मेरा AS था जो 45 डिग्री लाइन है, ये AD था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, ये मैंने लाइन खींच लिया था, मतलब यहाँ पे इससे ये मेरा इक्विलिब्रियम था। अब इस लाइन से मेरे को हल्का ऊपर लाइन बनाना था, डॉटेड करके मैंने बना दिया, इसी लाइन को हल्का एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे पॉइंट ले लिया और ये दिखा दिया कि ये जो था ये मेरा इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, क्लियर। अब इसके रीजन क्या है, तो रीजन मैंने 6 रीजन लिखे, 4 भी याद रखना काफी हो जाएगा। एक रीजन मेरे कंज्यूम से रिलेटेड है, कंजम्पशन से, एक टैक्स से, और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, और एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। ये 5 तो बहुत ईजी, इन्वेस्टमेंट भी ईजी है, लेकिन ये तो याद रखना, टैक्स, कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, 4 तो मैं ऐसे ही याद रखूंगा, और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट और ज्यादा है, और मतलब 2 और पॉइंट है। अब देखो, मैं यही एक्सेस डिमांड के भी रीजन है, और जब मैं डेफिशिएंट, कहाँ गया, ये डेफिशिएंट डिमांड, यहाँ पे मैं कुछ और कह दिया था, यहाँ उसका ग्राफ बनाऊंगा। डेफिशिएंट डिमांड का जब रीजन बताऊंगा ना, तभी कंजम्पशन, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट, यही 6 चीज आएगा। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज का फर्क मैं बताता हूँ। अच्छा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि लोग कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में राइज होगा तो डिमांड बढ़ेगा, या फिर फॉल आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, मतलब डिक्रीज आएगा तो लॉजिक में लाऊंगा कि अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब लोग कितना खा रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और अगर कंजम्पशन में राइज दिख रही है, मतलब लोग ज्यादा खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, खाना खत्म होते जा रहा है तो मार्केट से लाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं मार्केट से लाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं लाते जा रहे हैं, मतलब ज्यादा खा रहे हैं, मतलब डिमांड भी ज्यादा कर रहे हैं, है ना। ये लॉजिक आई होप समझ में आ रहा है कि मेरे घर में अब हम सब ज़्यादा खाने लग गए, तो ज़्यादा खाने लग गए तो खाना ज़्यादा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो फिर मैं नया मार्केट से ला रहा हूँ, फिर उसको भी ज़्यादा खा रहा हूँ, फिर उस नया मार्केट से ला रहा हूँ, तो मार्केट से लाए जा रहा हूँ तो डिमांड कम होगा ना, मतलब डिमांड बढ़ाएगा नहीं ये, क्योंकि मार्केट में सप्लाई तो उतना ही आ रहा है, लेकिन मेरा अब परचेज करने का जो स्पीड है वो बढ़ गया है, मतलब मैं डिमांड ज़्यादा करने लग गया हूँ। अब जल्दी जल्दी ज़्यादा खा के ज़्यादा जल्दी मार्केट में जा रहा हूँ कि अब मेरा खाना खत्म होगा फिर खरीदूंगा। आई होप मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत ईजी समझाने का। कोई भी पॉइंट ना समझाए मुझसे पूछना, क्योंकि ये ऐसे है ना कि बस इन नाम को याद रखोगे ना और राइज और फॉल लगा दोगे तो दोनों के रीजन बन जाएंगे। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही है कि अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, अगर कंजम्पशन में इंक्रीज बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा खा रहा हूं तो ज्यादा डिमांड करूंगा। दूसरा पॉइंट टैक्स। अब सरकार टैक्स लगाएगी तो डिमांड में बढ़ाऊंगा या फिर टैक्स कम करेगी। अब मान लो मेरे को एक कुरकुरे है 4 रुपए का, 5 का मिलता है, लेकिन एक बात होता है
एक कुरकुरे है 4 रुपये का और उस पर 1 रुपये मेरे को जीएसटी लग रहा है, तो अभी कुरकुरे मेरे को 5 रुपये मिल रहा है। अब कल को पता चले कि ये जीएसटी 1 ना हो के 3 रुपये। जीएसटी एक तरीके का टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन टैक्स है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक टॉपिक और मैंने निकाल दिया, ये पता होना चाहिए क्या है, इससे पहले ही पढ़ा है। हाँ, तो जीएसटी बढ़ गया, अब 4 रुपये कुरकुरे का प्रोडक्शन था और 3 रुपये जीएसटी लग रहा है, 3% नहीं 3 रुपये, तो 7 रुपये का मिलने लगा। तो अब बताओ, जब टैक्स बढ़ा तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा क्या या कम करूँगा? ऑब्वियसली कम करूँगा, क्योंकि अगर टैक्स मैं बढ़ा दे रहा हूँ तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा। तो टैक्स में क्या होने से मेरा डिमांड बढ़ेगा और वो एक्सेस डिमांड का रीज़न बताऊँगा मैं, रिडक्शन। अभी एक रुपये मेरा जीएसटी है, जीएसटी मान लो 0 कर देता हूँ, जीएसटी है ही नहीं, तो अब कुरकुरे 5 के जगह 4 ही मिल रहा है, 4 रुपये का ही मिल रहा है। तो अब जब कुरकुरे 4 रुपये का ही मिल रहा है तो डिमांड बढ़ाऊंगा ना, क्योंकि टैक्स कम कर दिया तो सामान सस्ता मिलने लगा, और सामान सस्ता मिलेगा तो मैं कहूँगा एक कुरकुरे मैं खा रहा हूँ, अब एक तू भी खा, क्योंकि सामान सस्ता मिल रहा है, अब टैक्स कम कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो रिडक्शन इन टैक्स से भी डिमांड बढ़ जाता है। टैक्स कम कर दिया तो अब सस्ती चीज़ें मिल रही है, सस्ती चीज़ें मिल रही है तो सबने डिमांड बढ़ा दिया एकदम भर के, अब मेरे को भी चाहिए। तीसरी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये समझो कि सरकार कितना पैसा खर्च रही है लोगों पे। तो इसको ऐसे याद रखो कि लोगों पे खर्च कर रही है, मतलब हर लोगों को पैसे दे रही है। लिटरल मीनिंग ये नहीं होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, ये मतलब नहीं होता कि लोगों को दे रही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए कितना खर्च कर रही है। तो इसको ऐसे याद करो कि अगर लोगों के लिए खर्च कर रही है ना, तो वो पैसा लोगों पे आ रहा है, और जितना ज़्यादा सरकार पैसा खर्च करेगी लोगों का वेलफेयर उतना ज़्यादा होगा, लोगों पे उतना पैसा आएगा, और फिर पैसा आया तो फिर कहिए अब तो मेरे पे पैसा आ गया तो अब डिमांड करूँगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज से भी डिमांड एक्सेस होता है। चौथा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी वही है, इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है या नुकसान होता है? अच्छा होता है। इन्वेस्टमेंट करने से क्या आता है? पैसा आता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट में मेरे को अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट करने से अगर मेरे को अच्छा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा मेरे को पॉजिटिव चीज़ हो रहा है कि मेरी इनकम बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी, तो फिर वेल्थ बढ़ी, इनकम बढ़ी, मतलब पैसा आया, फिर पैसा आया, फिर मैं कहूँगा कि अब तो फिर पैसा आ गया मेरे पे, फिर डिमांड एक्सेस करूँगा, तो फिर मैंने डिमांड बढ़ा दिया। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लॉजिकल है। एक्सपोर्ट हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ याद रखना, एक्सपोर्ट करना अच्छी बात होती है, इंपोर्ट करना नेगेटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक मैंने बहुत बार समझाया है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि बाहर वाले देश को मैं अपना सामान बेच रहा हूँ, मतलब मैं अपने सामान अपने देश में इतना सरप्लस प्रोडक्शन कर रहा हूँ कि अपने देश वालों को तो पूरा खिला ही दे रहा हूँ, बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ कि लो तुम भी खाओ, और तुम खाओ तो फ्री में खाओ, नहीं तुम पैसे दो मेरे को। तो एक्सपोर्ट अगर मैं कर रहा हूँ, ये मेरा घर है, एक्सपोर्ट अगर मैं कर रहा हूँ तो उससे मेरे को पैसे की कमाई हो रही है। फिर पैसे की कमाई हो गई तो अब पैसे एक तरीके से कोई कंपनी कमा रही है, लेकिन डीप डाउन करके देखो तो वो फिर देश की जनता पे ही आएगा। एक्सपोर्ट को ऐसे समझो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो देश की जनता पे ही आएगा ना, नीचे नीचे करके बिल्कुल जीरो लेवल पे। तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा कर रहा हूँ तो पैसे आएगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं दूंगा ना, पैसे भी दूंगा। अब फिर पैसा आ गया, तो अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है तो फिर मैं कहूँगा अब तो पैसा आ गया, फिर खाऊंगा दबा के, तो फिर मैं बढ़ा दूंगा। तो देखो एक्सपोर्ट राइज है। और इम्पोर्ट फॉल क्यों है? क्योंकि देखो इम्पोर्ट क्या है, मेरे घर में चाहिए 100 kg आलू, मतलब हमारे देश में इतना चाहिए सबको खिलाने के लिए। अब मेरे देश में सिर्फ 80 kg ही आलू मतलब मैं प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, तो 20 kg मेरे को बाहर से मंगवाना पड़ेगा। अब मैंने बाहर से जब मंगवाया तो अब ये जैसे मैंने फ्री में नहीं दिया, बाहर वाला फ्री भी थोड़ी देगा, तो ये मेरे को पैसा लेगा। और पैसा लेगा तो पैसा कौन देगा? एक तो जब मैं ये बोल रहा था कि एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और पैसा आ रहा है और पैसा लोगों पे आ रहा है, तो जब मैं बाहर से सामान अपने घर में मंगवा रहा हूँ, क्योंकि घर में मैं उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर लोगों को पैसा देना पड़ जाएगा। तो पहले पैसा आ रहा था तो कहा कि अब तो पैसा आ रहा है, एक्सेस डिमांड कर दूंगा, लेकिन अब पैसा जा रहा है तो डिमांड डेफिशिएंट हो जाएगा। ये कब? जब इंपोर्ट बढ़ रहा है। मैंने क्या कहा? इंपोर्ट अभी होगा तो ये होगा, लेकिन इंपोर्ट में बढ़ने ही नहीं दूंगा ना। अगर इंपोर्ट भी कम कर दिया तो फिर मैं डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप इसको मैंने शायद डिफिशिएंट वाला समझा दिया, इसलिए बीच में कंफ्यूज होगा, लेकिन कंफ्यूज होना मत। जैसे ऑपोजिट ही होता है ना दोनों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट के ज़्यादा बढ़ने से मैं डिमांड बढ़ा रहा हूँ, तो इंपोर्ट के ज़्यादा कम होने से मैं डिमांड बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ने पे डिमांड बढ़ रहा है तो इंपोर्ट कमने पे डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट होता है। और ये भी चीज़ मैंने बोला ना कि एक्सपोर्ट पॉजिटिव चीज़ होता है, इंपोर्ट नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे मेरी कमाई होती है और इंपोर्ट ज़्यादा करने पे, मतलब इंपोर्ट करने पे ज़्यादा या कम जो भी मेरी कमाई जाती है। तो इंपोर्ट तो मैं यही चाहूँगा ना कि कम हो, फॉल हो, तो कमाई मेरी ज़्यादा जाएगी, मेरी कमाई मेरे पास ही रहेगी और मेरा पैसा मेरे पास रहेगा, तो फिर डिमांड बढ़ा दूंगा। लेकिन इसी की जगह मैं राइज अगर उल्टा कर देता ना, तो ये हो जाता है डेफिशिएंट डिमांड का रीज़न। तो
अभी बताऊंगा, इसमें डेफिशिएंट डिमांड यहाँ पढ़ूंगा ना तो बता दूंगा। आई होप 6 समझ में आ गया, 4 भी याद रखना, काम हो जाएगा। ये थे रीजन एक्सेस डिमांड का। इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो इन्फ्लेशन, अभी मैंने बताया कि सप्लाई उतना ही है, डिमांड बढ़ा दिया, तो फिर जब सप्लाई 80 kg है, मांग 100 kg रहा हूँ, तो वो कहेगी ठीक है, मांग 100 kg रहा हूँ और सब लोग मांग रहे हैं, 5 लोग मांग रहे हैं, 5 लोगों को 100 kg चाहिए, लेकिन है 80 kg ही। तो जो सप्लाई है वो बोलेगा मैं अब 100 रुपये kg पहले मिला तो मैं अब 200 रुपये में दूंगा, लेना है तो लो। अब सबको ही चाहिए तो कोई ना कोई ले ही लेगा, चलो ठीक मैं 200 में ही ले लेता हूँ। फिर कहते 200 नहीं 250 में लूंगा, तो फिर वहाँ पे एक बार्गेनिंग होगा, चलो ठीक है ले लेता हूँ, क्योंकि सप्लाई कम हो रहा है ना। तो इस वजह से इन्फ्लेशन होता है, पहला इम्पैक्ट ये। दूसरा, बट नो इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन होगा लेकिन आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट में कोई इंक्रीज नहीं होगा, याद कर लेना। आउटपुट का बता दो, क्योंकि अगर आउटपुट में इंक्रीज हो जाएगा तब तो फिर डिमांड ही नहीं एक्सेस करूंगा ना मैं, क्योंकि आउटपुट जैसे मान लो डिमांड मैं कर रहा हूँ और मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, ये देखने के बाद मैं आउटपुट को इंक्रीज कर दूँ तो फिर डिमांड और सप्लाई में बराबर करवा दूंगा। लेकिन आउटपुट में इंक्रीज मतलब नहीं हो रहा है, तभी तो एक्सेस डिमांड है। तो इसलिए एक्सेस डिमांड का एक इम्पैक्ट ये भी है कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज नहीं हो रहा है, याद कर लेना। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, वैन, चलो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ दिखाता हूँ। वैन ADAS, when which is more than which, supply is more than demand। अब सप्लाई ज़्यादा और ये डिमांड कोई कर ही नहीं रहा, तो डेफिशिएंट डिमांड। इट गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप, इट गिव राइज टू डिफ्लेशनरी गैप वर्ड होता है मेरे ख्याल से, एक बार बुक में चेक कर लेना। हाँ, इन्फ्लेशनरी का डिफ्लेशनरी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका टेबल बनाते हैं। टेबल इज सो सिंपल। यहाँ पे मेरे ख्याल से इनकम ही रहता है, यहाँ पे डेफिशिएंट डिमांड का बना रहा हूँ ना, डेफिशिएंट डिमांड यहाँ पे लिख दूंगा। ये तो इनकम ही रहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड का चेक कर लेना क्या है। हाँ, यहाँ तो इनकम, यहाँ AD है। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने AD लिखा तो शायद यहाँ पे या तो ये डेफिशिएंट डिमांड होगा नहीं तो AS होगा, ये चेक कर लेना। बाकी है क्या, फिर डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है, हाँ सॉरी, डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल टू AS ज़्यादा है AD से, मतलब दोनों चीज़ है ना यहाँ भी, बस ये है कि अभी AS ज़्यादा है, पहले AD ज़्यादा था, तो बनाना तो दोनों पड़ेगा। तो AS मैंने ये बना दिया, AD ये बना दिया, ये मेरा इक्विलिब्रियम था, इससे एक लाइन खींच दिया। एट दिस पॉइंट AD इज इक्वल टू AS। मेरे को दिखाना है डेफिशिएंट, तो पहले मैं ऊपर गया था, अब मैं आऊंगा नीचे, है ना। पॉइंट ये लूंगा क्योंकि इस लाइन का ये क्या डिमांड वाली लाइन है, सॉरी हाँ मतलब AD वाली, और ये है सप्लाई वाली AS वाली लाइन, ये AD। तो पॉइंट तो यहाँ है ना इंटरसेक्शन, तो ये पॉइंट लूंगा, लेकिन इस वाली लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आया है, तो इस पॉइंट को ऐसे करूंगा हाईलाइट और यहाँ पे लिख दूंगा डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी बोलते हैं इसे। तो ये हो गया, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। रीजन क्या है, अच्छा कंजम्पशन, अब मेरे को डिमांड कम कराना है, उसके क्या रीजन है। अगर सब खाते जा रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा करते थे ना, तो अब कोई खा ही नहीं रहा है, घर में ही मेरा खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं, मेरा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंजम्पशन, मेरा कंजम्पशन ही स्लो हो गया, तो मार्केट से नया क्या लाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं करूंगा, तो इसके डिक्रीज होने से हो गया। टैक्सेस, सरकार ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, 5 रुपये का कुरकुरे अब 7 में मिल रहा है, क्योंकि 2 रुपये और टैक्स लगा दिए, तो फिर नहीं जाऊंगा कि भाई अब तो और महंगा मिल रहा है, टैक्स लगा दिया, और नहीं खरीदूंगा तो फिर मैं डिमांड कर ही नहीं रहा हूँ और सप्लाई तो उतना ही आया जा रहा है, तो फिर ये डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट पहले एक्सपेंडिचर कर रही थी, लोगों के भला के लिए कर रही थी, तो लोगों पे पैसा आ रहा था, तो कह रहे थे अब तो हम खाएंगे, और जैसे ही सब आदमी कह रहे थे अब हम भी खाएंगे, तो डिमांड बढ़ रहा था। अब गवर्नमेंट पैसा ही नहीं दे रही है, तो हम भी नहीं खाएंगे, ठीक है। राइज इन इम्पोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट क्या है, नेगेटिव चीज़ है, और डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम होना, ये भी एक तरीका नेगेटिव चीज़ होता है। तो यहाँ पे इंपोर्ट के राइज होने से डिमांड कम करूंगा, क्योंकि इंपोर्ट राइज होने का क्या मतलब है कि मैं बाहर से, जो इंपोर्ट मतलब इन और एक्स मतलब बाहर, एग्जिट, तो इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान मंगवा रहा हूँ, बाहर से सामान मंगा रहा हूँ, तो मेरी जो कमाई है मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि फ्री में तो नहीं देगा ना बाहर वाला, और जब मैं अपनी कमाई बाहर से सामान मंगवाने में दे रहा हूँ तो मेरे पास पैसे की कमी हो पा रही है, तो उस वजह से मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, तो डेफिशिएंट डिमांड। और राइज इन फॉल इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब मैं अपना सामान बाहर भेज रहा था, तो जब तक तो मैं अपना सामान बाहर भेज रहा था राइज में, मतलब ज़्यादा भेज रहा था, तो सामान लो और पैसे दो, सामान लो पैसे दो, तो बाहर से मेरे को खूब पैसा आ रहा था और मैं डिमांड एक्सेस कर रहा था। लेकिन अब मेरे को एक्सपोर्ट फॉल हो गया है, अब मैं बाहर भेज ही नहीं रहा हूँ, कोई मेरे बाहर ले ही नहीं रहा है, तो जब ले नहीं रहा तो कोई अब लेगा नहीं, तो पैसा फ्री में थोड़ी देगा कि चलो हम नहीं खरीद रहे हैं फिर भी पैसे रखो। अब कोई एक्सपोर्ट मेरा खरीद ही नहीं रहा है, तो मेरी एक्सपोर्ट की इनकम बंद हो गई, और इनकम बंद हो गई तो डिमांड किया ही नहीं, तो डेफिशिएंट डिमांड हो गया।
डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ थी जिससे मेरे को अच्छा रिटर्न मिलता तो मेरी वेल्थ बढ़ती, मैं एक्सेस डिमांड करता। अब इन्वेस्टमेंट में मैं कर ही नहीं रहा हूँ तो अच्छी वेल्थ भी नहीं बनेगी, अच्छा रिटर्न भी नहीं मिलेगा तो पैसे नहीं आएंगे तो डिमांड नहीं करूँगा तो डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगा। इम्पैक्ट क्या है इसका? क्या इम्पैक्ट था? इन्फ्लेशन। इसका क्या है? फॉलिंग प्राइसेस। ये तो लॉजिकल है, ये सब कुछ लॉजिकल है। बस पैरामीटर याद रखना। पैरामीटर क्या है? एक कंजम्पशन है, देखो मैं बिना देखे बोलो, एक कंजम्पशन है, एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे बोलो। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट था 3, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, एक इन्वेस्टमेंट था, अच्छे थे, एक और कौन सा छूट रहा है? इन्वेस्टमेंट, देखो कंजम्पशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक कौन सा छूट रहा है देखना पड़ेगा। अच्छा टैक्स छोड़ रहा था। ठीक है, एक बार अब याद है, अब दोबारा रखूंगा ना तो अब टैक्स नहीं भूलूंगा। तो इस तरीके से मेरा रिवीजन नहीं होगा तुरंत का तुरंत। 6 का 6 होगा और 5 भी होगा ना तो ये 6 मार्कर में आते नहीं है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन या तो 3 मार्कर 4 मार्कर, और 3 मार्कर 4 मार्कर में दोनों में से 3 से 4 पॉइंट लिखूंगा, मोर देन इनफ। बस इसको एलिब्रेट तो करना है, एलिब्रेट करने में क्या कर लाइन बढ़ा दूंगा। इम्पैक्ट क्या है? फॉल इन प्राइसेस। मार्केट में 100 केजी प्याज आए जा रहा है। पहले मैं 100 केजी ले भी रहा था, एक्सेस डिमांड में 120 ले रहा था तो प्राइस बढ़ा रहे थे। लेकिन अब 100 केजी आ रहा, मैं कहूँगा नहीं यार मेरे को 100 नहीं चाहिए, मेरे को 80 चाहिए। अब सबको 80 चाहिए तो इसको तो अपना माल बेचना है ना। तो ये कहेगा यार 50 रुपये केजी में दे रहा था, अब 40 रुपये केजी ले लो, 30 रुपये केजी ले लो, कम से कम मेरा माल बिके तो पूरा। तो प्राइसेस में फॉल आया ना, तो फॉल इन प्राइस। दूसरा, लीड टू फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे इंक्रीज हो जाता तो ये एक्सेस डिमांड जो बन रहा है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाता। क्योंकि डिमांड जैसे ही बढ़ाया तो मैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज बढ़ा देता तो मैं फिर से बैलेंस कर देता। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे फॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में वैसे ही सामान नहीं बिक रहा है, 80 केजी में 100 केजी ला रहा हूँ, लोग 80 खरीद रहे हैं, तो वैसे ही मेरा माल नहीं बिक रहा है, तो मैं अपना आउटपुट मतलब अपना प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लेवल दोनों तो गिरा दूंगा ना। कि भाई वैसे ही सामान नहीं बिक रहा, और ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करके क्या करूँगा। तो इसमें फॉल आ जाता है, याद रखना। अब जैसे यहाँ बताया था ना, ये पैरामीटर्स याद रखोगे तो रीजन इसका भी और इसका भी लिख पाओगे। खाली इंक्रीज और डिक्रीज का ही तो लॉजिक लगाना है कि किसमें इंक्रीज किसमें डिक्रीज, लॉजिक मैंने समझा दिया। अब मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड है, लेकिन इसको एक सेकंड के लिए एक्सेस डिमांड ना पढ़ो, मेजर्स टू कंट्रोल डिमांड, इधर एक्सेस और इधर डेफिशिएंट। दोनों को कंट्रोल करने का क्या मेजर है ना, इस पॉइंट में मैं दोनों को समझा दूंगा। देखो, पहला पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग का, डिक्रीज इंक्रीज छोड़ दो। पहला पॉइंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग का, दूसरा टैक्सेस का, और तीसरा मनी सप्लाई बाय आरबीआई। ठीक है, ये यही 3 पॉइंट है। अब ये 3 पॉइंट जो है, हाँ, मनी सप्लाई बाय आरबीआई, इसमें 2 आता है। मनी सप्लाई जो आरबीआई करती है इसमें दो है, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बताता हूँ। अब मेरे को बताओ कि पहले एक्सेस डिमांड का केस ही समझते हैं। हर चीज में पहले एक्सेस डिमांड, इसको याद रखो। एक्सेस डिमांड का कंट्रोल बता रहा हूँ, मेजर्स टू कंट्रोल। अब मेरे को एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, इमेजिन करना चीजें, डिमांड बहुत हो रही है, उसको कंट्रोल में लाना है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? अगर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग बढ़ाऊंगा तब तो लोग और डिमांड करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही है, एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग एक ही तो होता है। तो मतलब गवर्नमेंट और ज़्यादा स्पेंड किए जा रही है, लोगों में पैसे दिए जा रही है, वेलफेयर किए जा रही है, तो लोगों पे और पैसा आ रहा है। तो अगर इसका इंक्रीज कर दूंगा तब एक्सेस डिमांड कंट्रोल कहाँ होगा, ये तो और ट्रिगर हो जाएगा। तो इसको मैं डिक्रीज करूंगा। तो पहला मेजर तो ये हो गया, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो इसको करो डिक्रीज। ऐसी बात बताओ, मेजर्स टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा? इसके बाद मैं वो बताऊंगा, लेकिन एक बार खुद सोचो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सब लॉजिक समझाया। दूसरा टैक्सेस, फिर वही बात, एक्सेस डिमांड मेरे को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए टैक्स अगर मैं फिर छूट दे दूंगा, टैक्स में फिर रिडक्शन कर दूंगा, तो 5 रुपए का चिप्स फिर 4 रुपए 3 रुपए में मिलने लग जाएगा। तो अब कहेंगे अब तो और सस्ता कर दिया, अब तो और खाऊंगा। ठीक है, कि अब तो और सस्ता कर दिया सरकार ने, अब तो और खाऊंगा। तो फिर तो डिमांड कंट्रोल कहाँ हुआ, डिमांड तो और ट्रिगर हो गया, बढ़ गया। तो टैक्स में ही मेरे को इंक्रीज करना पड़ेगा कि अब 5 रुपए का खा रहा था बेटा, अब तेरे को 7 रुपए में चिप्स लेना पड़ेगा। अब तू सोच के खरीदेगा, अब ऐसे फालतू में डिमांड नहीं करेगा। तीसरी, डिक्रीज इन मनी सप्लाई बाय आरबीआई। हमारे देश में जितना ही पैसा घूम रही है ना, चाहे मेरे पास हो आपके पास हो, क्योंकि वो मार्केट मेरे पास से दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार से किसी दूसरे दुकानदार, वो हो सकता है आपके पास है, आपसे किसी तीसरे।
हम सब के पीछे पैसे घूमते रहता है, किसी खरीदने में, बेचने में, एक्सचेंज में, किसी तरीके में। तो ये करता कौन है? ये आरबीआई करता है। अब इसको कंट्रोल करना है। अब मनी सप्लाई आरबीआई जो कर रही है, अब इसमें बताओ, मैंने मतलब समझा दिया मनी सप्लाई बाय आरबीआई क्या होता है। इसको इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो एक्सेस डिमांड कम होगा, मतलब एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा, मतलब कम ही होगा। तो अगर मैं मनी सप्लाई इंक्रीज कर दूंगा तो अभी जितना, मान लो अभी 5 लाख नहीं, मतलब हजारों करोड़ों लाख में होता है, अभी 5 लाख रुपए पूरे इकोनॉमी में घूम रहा है। आरबीआई कहती है कि 2 लाख और लो, अब 7 लाख घूम रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारे पैसा तो आम जनता पे ही आएगा ना। तो अब लोगों पे 7 लाख रुपए घूम रहा है, मतलब एक दूसरे पे गोल 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 गोल। अभी आप समझ पा रहे हो? तो जैसे ये मनी सप्लाई बाय आरबीआई बढ़ा इकोनॉमी में, डिमांड फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसे तो पहले 5 ही थे, अब 7 हो गए। तो इसलिए इसको करना होता है डिक्रीज, अगर एक्सेस डिमांड को करना है कंट्रोल। तो अब ये डिक्रीज कैसे करती है? एक पॉइंट तो ये था गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, एक था टैक्सेस, और एक है डिक्रीज इन मनी सप्लाई बाय आरबीआई टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। अब ये डिक्रीज जो है ना, इसके 2 कंपोनेंट है। एक तो मतलब 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, एक तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है? तो 2 चीज आता है बस। ये बीच में फालतू फालतू लिख रखा है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ना उसको देखना। इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट। वैसे ये मनी बैंकिंग में पढ़ा होगा बैंक रेट रेपो रेट क्या होता है, लेकिन मैं यहां फिर से बता रहा हूं। अच्छा बैंकिंग का थोड़ा बताता हूं पहले। बैंक क्या होता है? बैंक 2 तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल बैंक, एक कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही है, आरबीआई, जिससे हम पैसे वैसे नहीं, जिससे हम डील नहीं करते, जिससे बाकी बैंक डील करते हैं, सरकार डील करती है। हमारा डील होता है कमर्शियल बैंक से, जैसे एसबीआई, कोटक महिंद्रा, फिर आईसीआईसीआई, इंडसइंड, वर्ल्ड ओवरसीज बैंक, जितने भी बैंक है ना। और ये बहुत सारे बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा करके भी कुछ है, एक बीओआई नहीं, हाँ, मतलब बहुत सारे बैंक है, एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया ना। तो ये होता है। अब हम जो लोन लेते हैं या फिर पैसा जमा करते हैं वो इससे करते हैं, इससे हमारा पर्सनली कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है? इंक्रीज डिक्रीज बाद में। बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे, अब देखो कमर्शियल बैंक में क्या है, अब इसमें यह बैंकिंग वाला पूरा पार्ट है, बैंकिंग पार्ट होगा ना तो इजीली समझ में आएगा। कमर्शियल बैंक पे क्या होता है कि बहुत लोग लोन लेते हैं, बहुत लोग लोन देते हैं, मतलब लोन लेते हैं मतलब बहुत लोग बैंक से लोन लेते हैं और बहुत लोग बैंक लोन में जमा भी करते हैं। जैसे बैंकिंग का लोन सिस्टम कैसे चलता है, चलो ये एक्सप्लेन करता हूं। वैसे बैंकिंग वाले चैप्टर का है, ये हो गया बैंक। अब बैंक का पूरा चलता कैसे? एक तरफ है बोरोवर और एक तरफ है लेंडर, और यह है बैंक इंस्टीट्यूशन। बोरोवर वो जो बैंक से, जिसको बैंक से पैसा चाहिए, लेंडर वो जिसके पास बहुत पैसा और बैंक को अपना पैसा जमा करना चाहिए। तो पहले लेंडर आएगा और कहेगा कि भाई मेरे पास 500 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 500 रुपए तुम रखो और इंटरेस्ट देना। बैंक इंटरेस्ट देती है ना पैसे रखने पे। मान लो ये बैंक इंटरेस्ट दे, ठीक है 500 रुपए तुम दो, मैं तुमको एनुअल 5% दूंगा। एक हाइपोथेटिकल केस की हर साल में 5% दूंगा मैं, इस पे 500 रुपए पे 5% दूंगा, ठीक है। अब बैंक पे 500 रुपए आ चुका है, लेकिन हर साल इसको 500 पे जब भी ये निकालेगा तो इसको 5% रुपए देने हैं हर साल के हिसाब से। अब बोरोवर आएगा, ये कहेगा कि यार मेरे को ना 500 रुपए उधार चाहिए। एक केस ले रहा हूं सेम जिससे आपको समझ में आए, वैसे सेम होता नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, और ऐसे बहुत लोग आते हैं, लेकिन एक ही चीज में एक ही बोरोवर और एक ही लेंडर का एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूं। इसने 500 रुपए बैंक में जमा किए और बोला कि मेरे को हर साल 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा इस पे। इसको इसने बोला कि यार मेरे को 500 रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है देंगे, लेकिन बैंक इंटरेस्ट भी तो लेती है, जैसे इंटरेस्ट देती है तो लेती भी तो है। ये कहेगी कि हम तुमसे 7% का इंटरेस्ट लेंगे। यहीं पे केस पूरा समझ में आ जाता है कि बैंक में जब पैसा जमा हुआ तो बैंक ने 5% इंटरेस्ट दिया, ठीक है। 500 का 5% कितना होता है? 500 का 10 कितना, 25 पे बनेगा क्या? हाँ मेरे ख्याल से 25 ही बनेगा, एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ 25 ही बनेगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ ठीक है, क्योंकि 500 का 10% जो होगा 50 तो 25, सिंपल है। अब 500 का 5% है ना, हाँ 5% 25 रुपए, मतलब एक साल बाद इसको देना होगा 525। लेकिन अब बैंक ने बोला कि हम तुमको 500 रुपए उधार तो दे देंगे, लेकिन तुमसे एनुअली 7% लेंगे।
तो 500 का 7% कितना होगा, 7/35 रुपये, 35 रुपीज़, 35 रुपये। मतलब 1 साल बाद जब हम तुमसे पैसा लेंगे तो 7% इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा, मतलब इसको देना पड़ेगा 535 रुपये, और बैंक को इसको वापस करना पड़ेगा 525 रुपये। तो 10 रुपये का कमाई हुआ ना। तो यही होता है बैंक का वर्किंग, कि लेंडर से कम इंटरेस्ट रेट देके बोरोवर से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेती है। मतलब खुद जो पे करेगी वो कम इंटरेस्ट रेट पे करेगी, और जो बोरोवर को पैसा देती है वो ज़्यादा देती है। तभी तो बैंक का चलेगा। बैंक को चलाना क्यों है, क्योंकि उसमें एम्प्लॉय हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट है, उसका जो क्या बोलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह है, कि उसमें कभी रिपेयरिंग चाहिए, कुछ भी इस तरीके का काम, तो इसके लिए चाहिए ना। तो ये होता है बैंक का वर्किंग। अब इसी को लिखना होता है लाइन में, और ये एग्जाम बना दोगे तो चल जाएगा। अब क्या होता है कि ये तो मैंने एक ही बोरोवर और एक ही लेंडर को लेके लिया, ऐसे लाखों बोरोवर हैं और लाखों लेंडर हैं। लेकिन यही होता है कि बैंक का जो मैं कर्ज लूंगा, अगर उधार लूंगा, तो मेरे को जो इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा ना, ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब मैं अपना पैसा जमा करूंगा तो बैंक जो मेरे को इंटरेस्ट देगी ना, वो कम देगी बोरो वाले से। तभी तो बीच का पैसा बैंक का कमाई होगा। तो ये तो बैंक का वर्किंग था। अब देखो गवर्नमेंट, अब बहुत बार ये होता है कि, अच्छा एक चीज बता देता हूं। अब बैंक क्या है कि 500 रुपये बैंक ने कमाया, कि इसने मेरे को दिया कि भाई 500 रुपये मेरा तुम रखो बैंक में, मेरे को 5% इंटरेस्ट रेट दे देना, कोई नहीं। अब इसने बोला कि यार मेरे को 500 रुपये चाहिए और मेरे को 7% इंटरेस्ट रेट मैं तुम्हें वापस करने को तैयार हूं। तो बैंक 500 का 500 नहीं देगा। अब ये तो यहाँ पे केस ऐसा है कि बैंक पे 500 ही रुपए हैं, क्योंकि 500 रुपए ही जमा किया और 500 ये पूरा मांग रहा है। लेकिन इसको अगर बड़े पिक्चर में आप समझो, तो आपको समझ में आएगा कि बैंक पे एक लेंडर और एक बोरोवर नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हैं जो पैसे जमा भी कर रहे हैं, निकाल भी कर रहे हैं। तो बैंक पे बहुत पैसा है। तो बैंक में जितना भी पैसा है, यहाँ पे समझो 500 रुपये है, तो बैंक कभी भी अपना पूरा पैसा दे नहीं सकती है बोरोवर को। पूरा पैसा कभी नहीं देगी। क्यों? इसका रीजन है कि मान लो इसने पूरा पैसा इसको दे दिया और लेंडर जो है वो 1 साल से पहले ही वापस आ गया, क्योंकि ये है ना कि अच्छा 1 साल में तुमको 5% दूंगा, लेकिन 6 महीने ही बाद आऊंगा, तो 2.5% इंटरेस्ट, तो आधा 12 महीने का आधा 6 महीना, और 5% का आधा 2.5% इंटरेस्ट दो, और मेरा 500 रुपये मेरे को वापस करो। अब ये कहाँ से वापस करेगी? ये तो 1 साल बाद ही वापस करेगा ना। तो इसीलिए ऐसे केस में बैंक कभी भी अपना पूरा पैसा उधार नहीं देती है। ये बहुत अच्छे से समझाया जाएगा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में, अगर याद होगा तो। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिस्ट बता रहा हूँ। तो बैंक कभी भी अपना पूरा पैसा नहीं देती है, एक अमाउंट ऑफ मनी अपने पास हमेशा रखती है, कि कभी कोई मेरे से अपना पैसा निकालने आ गया बैंक से। अब ये बोलोगे कि जितना पैसा अब बैंक में उधार, तो बैंक वही दे रही है ना जो दूसरों से ले रही है। अब जितनों ने दिया है और बैंक ने उस सारे पैसे को उधार दे दिया, और ये सारे एक साथ अगर लेने आ जाए बैंक में, तब क्या होगा? तो ये केस बैंक मान के चलती है कि ऐसा सिचुएशन तो कभी नहीं बनेगा कि सारे जो लेनदार हैं, लेंडर हैं, सब एक साथ ही आ जाएंगे मेरे को मेरा पैसा वापस दो। ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग तो आ सकते हैं ना। तो इसके लिए बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रिजर्व रखती है, और इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। LRR, SRR, SLR, ये 2-3 कंसेप्ट है। तो इसी को बोलते हैं मेरे ख्याल से LRR ये होता है। SRR और SLR एक और चीज़ होता है मेरे ख्याल से, ये भी देखना क्या होता है इसमें, इसका मेरे को ध्यान नहीं अभी। तो ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है। अच्छा, मैं तो ये बता दिया। एक और चीज़ है कि बैंक को कभी कभी उधार भी लेना पड़ता है। अब उधार किससे लेगी? तो उधार लेती है, यहाँ सेंट्रल बैंक का रोल आता है, जो कि RBI से कहती है कि भाई मेरे को थोड़ा पैसा दे दो यार, मैं बाद में वापस कर दूंगा। तो RBI बैंक को पैसा भी देती है। अब ये जो बैंक को पैसा दे रही है ना, तो RBI भी इंटरेस्ट चार्ज करती है कि भाई 5,000 रुपये तुम ले रहे हो, लेकिन मैं कुछ % इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो 5% इंटरेस्ट। तो अगर ये पैसा, और यही चीज होता है बैंक रेट और रेपो रेट। अब अपने मेन टॉपिक पे आए। अगर बैंक ये बोले कि मेरे को यार 5,000 रुपये दे दो और मैं शॉर्ट टर्म में ही वापस कर दूंगा, मतलब जल्दी ही वापस कर दूंगा, तो शॉर्ट टर्म में जो पैसा वापस किया गया है ना, उसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में जो पैसा वापस किया गया है उस पर जो इंटरेस्ट लगा है उसको बोलते हैं बैंक रेट। मतलब 5,000 मेरे को दो और मैं 2-4 महीने में वापस कर दूंगा, इस पर इंटरेस्ट कितना लोगे? तो सेंट्रल बैंक जो कि RBI बोलेगी 5% इंटरेस्ट। तो ये 5% इंटरेस्ट जो मैं चुकाऊंगा ना 2-4 महीने में, उसको बोलूंगा बैंक रेट। लेकिन अगर बैंक बोलेगी कि यार मेरे को 5,000 दो और इंटरेस्ट कितना लोगे, तो बोलेगी अभी भी 5% ही लूंगा। लेकिन बोलेगी बैंक कि नहीं, मेरे को अभी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में जो 5% लग रहा है इसको बोलेंगे रेपो रेट।
पैसा सेम ही है, इंटरेस्ट भी सेम हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, बस यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का डिफरेंस आता है। बैंक रेट वो इंटरेस्ट रेट है जो कि 400 सेंट्रल बैंक की करेगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक कभी इससे मतलब लोन मांगती है कमर्शियल बैंक से, आरबीआई भी लोन मांग लेती है, लेकिन उसको भूल जाओ, यहां जरूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही है उस पे जो इंटरेस्ट लगा रही है उसको ही उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं या तो बैंक रेट या रेपो रेट। अगर वो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए है, पैसा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ले रही है तो दैट इज बैंक रेट, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रही है तो रेपो रेट। लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा समय के लिए। आई होप समझ नहीं आया, प्लीज समझना थोड़ा सा, बैंकिंग मनी समझा होता तो समझा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा इजी। और ये भी मेरे को आई होप समझ में आया, एलएलआर एसएसआर भी समझ में आया, एसएलआर सब, कि बैंक कभी पूरा पैसा नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि एक बार बता देता हूँ, बैंक लेंडर और बोरोवर, लेंडर बहुत सारे लेंडर आए, मान लो 1 2 3 4 5 6 लेंडर, और सबने मिलकर कुछ कुछ पैसा दिया और टोटल बैंक पे आ गया 5000। एक केस मानो 5000 रुपए आ गया है सबके देने के बाद। अब बोरोवर बहुत आए कि भाई मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, बहुत आए, और तुमने हाँ तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, और सबको देने में ना 5000 के 5000 इसके खर्च हो गए। ठीक है, तो ऐसा बैंक कभी नहीं करेगी, क्योंकि मान लो ये 1 साल के लिए दिया है, 1 ईयर के लिए, और इन्होंने भी बोला कि भाई 1 साल के लिए तुम रखो और 1 साल में मेरे को 5% इंटरेस्ट देना, और ये बैंक बोलेगा, ये बोलेगा भाई 1 साल के लिए मेरे को दो, तुम कितना इंटरेस्ट लोगे? तो ये तो 5 से ज्यादा बोलेगा, बोलो 7% देना पड़ेगा तुमको, तो बोलेगा हम 7% वापस करेंगे, लेकिन 1 साल बाद। अब इनका तो कंपल्शन है कि 1 साल बाद देंगे, मतलब 1 साल से पहले तो ये नहीं देते, मतलब उधार वाले तो कभी जल्दी नहीं देते ना, लेकिन जिसने पैसा जमा किया है इसको कुछ जरूरी आ गया, मान लो इस 3 वाले को कुछ जरूरी आ गया कि यार मेरे घर में कुछ इमरजेंसी आ गया है, मेरे को 1 साल से पहले देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जितना ही बनता है 3% 2% जितना बनता है उतना ही दो, लेकिन मेरे को मेरा पैसा वापस करो। तो अब मान लो 5000 में से 450 रुपये 3 वाले का था, और इस पर 2% इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब 5% इंटरेस्ट तो तब जब 1 साल बाद ये वापस मांगता, लेकिन बीच में ही मांग रहा है तो उस हिसाब से 2% बन रहा है। ठीक है, तो ये 2% इंटरेस्ट और 450 जो कि मान लो 460 रुपये हो गया। एक केस लेते हैं, तो अब बैंक कहाँ से देगी 460 रुपये? क्योंकि इसको तो जितना पैसा आया इसने फिर उधारी में दे दिया सारा पैसा, है ना। तो इसलिए बैंक कभी भी अपना पूरा रिजर्व, पूरा अमाउंट जो रिजर्व है इसके पास, वो सब लैंड नहीं करती, मतलब वो सारा बोरोवर को नहीं देती है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने पास रखती है, और उसी को बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये तो एलआरआर हो गया। और रेपो रेट और बैंक रेट क्या है कि जब भी सेंट्रल बैंक को पैसा देती है, मान लो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई में बोलेगी यार मेरे पे कुछ पैसे की जरूरत है, आरबीआई भाई तुम दे दो, तो बोलेगी हाँ मैं दे तो दूंगा लेकिन 5% इंटरेस्ट लगाऊंगा। ठीक है, 5% इंटरेस्ट हो गया, तो ये तो हो गया रेट, कितने रेट पे दे रहे हो? तो 5% के रेट पे दे रहा हूँ। अब ये बोलेगी अरे मेरे को शॉर्ट टर्म पे चाहिए, तो ये जो रेट है ना ये बैंक रेट बन जाएगा कि शॉर्ट टर्म 2-4 महीने में वापस कर देगी। लेकिन यही रेट बोलेगी नहीं यार मेरे को लॉन्ग टर्म पे चाहिए, लॉन्ग टर्म के बाद वापस करूंगा, 2-3 साल में वापस करूंगा, तो ये जो है ये बन जाएगा रेपो रेट, क्योंकि रेपो रेट लॉन्ग टर्म में जो लोन लिया गया है उसके रेट को कहते हैं, और बैंक रेट शॉर्ट टर्म में जो लोन लिया गया है उसके रेट को कहते हैं। सिंपल। तो अब बताओ, अब आते हैं अपने टॉपिक वापस, कि हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कर रहे थे, तो बैंक रेट के इंक्रीज होने से डिमांड कंट्रोल होगा या डिक्रीज? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एक चीज समझो कि अगर आरबीआई अभी तक 5% पे लोन दे रही थी बैंक को, ठीक है, अब बैंक का काम क्या है? बैंक अपने पास पैसा थोड़ी रखेगी, वो उधारी देगी, ठीक है, उधारी दे रही है, या फिर जो जिसका पैसा जमा है उसको पैसा वापस कर रही है, तो ये 2 काम करेगी। तो अगर बैंक 5% पे लोन मिल रहा है, ठीक है, तो अभी मान लो वो 5% पे उसको मिल रहा है और 7% पे वो लोगों को उधारी दे रही है या फिर रिटर्न दे रही है। अब आरबीआई ने इनका बैंक रेट बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म वाला बैंक रेट बढ़ा दिया। अब ये कहती है कि तू चाहे शॉर्ट टर्म ले चाहे लॉन्ग टर्म ले, मैं 5% नहीं अब तुझसे 7% चार्ज करूंगा। तो अब बैंक को तो ज्यादा रिटर्न करना पड़ेगा ना, कि 5000 लिया और 5000 पे पहले 5% ही देना पड़ रहा था वापस, अब 7% पैसा वापस देना पड़ेगा इसका, तो अब 5000, तो अब बैंक क्या करेगी कि अब तो मेरे को ज्यादा वापस करना पड़ेगा, तो अब ये अपना लैंडिंग भी बढ़ा देगी, मतलब अपना जो परसेंट चार्ज कर रही थी वो भी बढ़ा देगी। कि भाई पहले क्या था, उधारी लेने जा रहा था, भाई मेरे को 5,000 दे दे, कितना परसेंट लोगे? तो इसने बोला 7%। लेकिन अब अगर 5,000 लेने आएगा ना तो बैंक कहेगा अब 10% लूंगा, क्योंकि मुझे भी ज्यादा देना पड़ रहा तो तू भी ज्यादा दे, है ना। और वही अगर कोई लेंडर वाले पर्सपेक्टिव से बात करूं तो लेंडर वाले को पहले 5% दे रही थी, अब बैंक कहेगी कि अच्छा तेरा 500 रुपये मैं रख तो ले रहा हूं लेकिन मैं 5% नहीं अब 4% ही दे पाऊंगा।
क्योंकि मेरे को यहाँ अब ज़्यादा देना पड़ जा रहा है, पहले 5 ही देना पड़ता, अब 60 देना पड़ रहा है। तो बैंक रेट के इंक्रीज होने से भी ये डिमांड कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि बैंक रेट जैसे ही इंक्रीज होगा कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा देना कम कर देंगे। और वही सेम रेपो रेट में भी, ये तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का डिफरेंस है ना, रेट तो वही है ना। तो रेपो रेट में भी अगर फिर बैंक ने कहा कि तू लॉन्ग टर्म में दे, पहले मैं 5% दिया था लेकिन अब तेरे को 7% वापस करना पड़ेगा, तो बैंक लोगों को भी कहेगी कि भाई मेरे को वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो तुम्हें भी अब 500 रुपये उधारी ले रहे हो, तो तुम पहले 5% देते थे, अब 10% देना पड़ेगा। और लेंडर को कहेगा कि भाई तू 500 रुपये रख, मतलब मेरे को जमा कर दे, मैं पहले 5% दे रहा था लेकिन अब 4% या 3% ही दे पाऊंगा वापस, क्योंकि अब मेरे को भी महंगा पड़ रहा है। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दो ही है, इंक्रीज इन बैंक रेट, इंक्रीज इन रेपो रेट। अब अच्छा 2 चीज़ और ये भी बता देता हूँ। इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो मैंने अभी LLR बताया, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, ये मैं अभी बताता हूँ देख के। ये अब एक और पॉइंट है, सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट के पास ना बहुत सारे अपनी सिक्योरिटीज होते हैं। जैसे मान लो सिक्योरिटी एक तरह का प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बेच देगी तो अगर मान लो गवर्नमेंट के पास एक बिल्डिंग है, उसकी सिक्योरिटी है बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग बेच दिया तो अगर मान लो जनता पे बिल्डिंग बेचा तो जनता को पैसा देना पड़ेगा, और जनता ने खरीदा है बेचा हुआ चीज तो वो पैसा देगी सरकार को, और अगर सरकार को पैसा दे दिया तो जनता के पास तो पैसा खत्म हो गया ना, तो पैसा खत्म तो फिर डिमांड कम हो जाएगा। तो ये भी सेल ऑफ सिक्योरिटी होता है। मेन इन 2 को याद रखना, इसका मैं देख के बता दूंगा, इस पॉइंट को छोड़ दो अभी। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेजर, जैसे एक था क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। इसमें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और एडवाइस टू डिस्करेज लेंडिंग, इस 2 पॉइंट को याद रखना। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का क्या मतलब है, इसमें सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक जो कि लेंडिंग और बोरोइंग का काम कर रही है, आरबीआई बैंक्स को ये वो बताएगी, मतलब गाइड करेगी कि तुम जो क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट मतलब एक तरीके का लोन, क्रेडिट दे रही है वो सेलेक्ट करके दो, हर आदमी को मत दो, जिसको जरूरत है उसको दो, यानी कि अमीर को दिए जा रहे हो, गरीब को दे नहीं रहे हो। इससे भी क्या होता है, इससे भी डिमांड कंट्रोल होगा, क्योंकि एक ही आदमी के पास पैसा आ जा रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा, सबके पास आएगा तो सब अपनी जरूरत की चीजें ही लेंगे। तो एक ये, और दूसरा एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग, और दूसरा ये कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा मार्केट में तो कहेगी कि अभी एक तरीके से अपना जो तुम ये उधारी का धंधा चला रहे हो बैंक, इसको बंद कर दो, ज्यादा उधारी मत दो, क्योंकि उधारी देने से क्या है, लोगों के पास पैसा ही आएगा ना, और उसको फिर वो यूज करके डिमांड बढ़वाएंगे, तो इसको डिस्करेज करना। अब यही सारा पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा डेफिशिएंट डिमांड में, ठीक है। मेरे को यही थोड़ा सा डाउट है कि ये पॉइंट और LLR SLR ये आपको समझ आया नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना ही चैप्टर था, ज़्यादा कुछ है नहीं। एनी पॉइंट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, मैं एक चैप्टर बना दिया, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ADAS एक्सेस डिमांड एफिशिएंट डिमांड एक वीडियो में, और इसको मेजर्स को एक वीडियो में बनाना चाहिए था, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, बट मैंने अभी भी ट्राई किया अच्छे से एक्सप्लेन करने का। अगर कुछ अभी भी डाउट हो तो लेट मी नो। रटना नहीं है, यहाँ भी मैंने जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, LLR, बैंक का, वैसे ये तो मनी बैंकिंग का टॉपिक है, लेकिन फिर बैंक का वर्किंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझना है और इम्पोर्टेंट भी है।